नमस्कार साथियों हम मूल अधिकारों पे बातचीत कर रहे थे, जिसमें हम लगभग 2 मूल अधिकारों पे बातचीत कर चुके हैं इससे पहले। तो मैं 1 मिनट में उनको रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपके भी वो एक बार दोबारा शार्प हों। हम अनुच्छेद 12 में हमने बात की थी राज्य की परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 13 के अंदर हमने जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां उनके बारे में बातचीत की थी। उसके बाद हमने समता का अधिकार किया था अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का अधिकार किया था अनुच्छेद 19 से 22 तक। उनके अंदर क्या क्या निहित है इसके विषय में हमने बातचीत की थी। आज हम उससे आगे तीसरा मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आज ये टॉपिक हम पूर्ण करें और अगले नया टॉपिक हम शुरू करें। तो करते हैं अपने तीसरा जो मौलिक अधिकार हमें संविधान में प्रदत्त है। तीसरा साथी जो मौलिक अधिकार है हमें वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये शोषण शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं। शोषण कहने का मतलब जैसे कि मानसिक या शारीरिक रूप से किसी को उत्पीड़न करना, पीड़ित करना, तो वो क्या है? शोषण के रूप में आता है। तो ये हमें एक मौलिक अधिकार दिया गया है कि शोषण के विरुद्ध हमें एक अधिकार है। और ये है साथियों, इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। 23 से 24 तक इसका क्या है? वर्णन है। अनुच्छेद 23 में क्या क्या बातें हैं वो देखते हैं पहले। अनुच्छेद 23 में 23 के अंदर साथियों बेगार प्रथा, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, वैश्यावृत्ति, अब देखते हैं साथियों कि हमारे क्या है कि शुरुआत से ही हमारी जो प्राचीन व्यवस्थाएं रही हैं वो किसी ना किसी रूप में जमींदारी या हम कह सकते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था रही थी। जमींदारी और सामंतवादी व्यवस्थाएं रही है हमारे भारत में। तो उसमें क्या था कि बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी कि किसी से काम करवाना, उसके बदले में उसे पैसे ना देना या उसे मानसिक रूप से पीड़ित करना, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपना गुलाम रखना। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं थी तो वो चली आ रही थी। तो संविधान निर्माण जो करता थे उन्होंने ये बात को देखा कि जो अतीत की ऐसी व्यवस्थाओं से जो परिणाम हमारे जो सामने आए हैं तो भविष्य में भी ऐसा न हो। तो संविधान बनाते हुए इस रूपरेखा को भी ध्यान में रखा गया कि ऐसे मूल अधिकार भी दिए जाएं जो कि मनुष्य को इन चीजों से मुक्त रखें। अब इसमें हम देखते हैं कि बेगार प्रथा, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी और वैश्यावृत्ति, इस चीज का क्या किया गया? अंत किया गया कि ये चीजें किसी से भी नहीं करवाई जाएगी। अनुच्छेद 23 के अंदर बलात् श्रम शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है साथियों कि किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करवाना। अभी उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उससे क्या करवा, कोई काम करवाया जा रहा है। बंधुआ मजदूरी ये एक व्यवस्था है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बंधक बना के उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार के उनको पैसे इत्यादि नहीं दिए जाते। इसी का एक मिलता जुलता रूप अपने यहाँ पे भी राजस्थान में प्रचलित रहा है, जिसे अपने सांगड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं। इसका भी इसी के अंदर अंत किया गया था। बेगार प्रथा, बेगार शब्द अपने बहुत ज्यादा सुनते भी हैं। इसका भी अंत इसी में किया गया कि बेगार शब्द का अर्थ ले तो इसका मतलब होता है कि बिना पैसे कार्य करवाना।
ठीक है ना, अपने रोजाना दैनिक जीवन में राजस्थान से रहने वाले हैं और दैनिक जीवन में इस शब्द का सुनते हैं कि पूछ लेते हैं किसी से, अरे किन्ने गयो, कहते हैं बेकार, बेकार काटन गयो। तो बेकार का मतलब ये है कि मतलब बिना पैसे से कार्य करवाना, उसके अलावा वेश्यावृत्ति। इसके अलावा इसी के अंदर साथियों देवदासी या दासी प्रथा, इनका भी अंत किया गया। ये चीजें इस अनुच्छेद के तहत क्या है, खत्म कर दी कि ये चीजें ऐसी भविष्य में नहीं होंगी। ये हमें क्या दिया गया, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। ये सभी बातें हमें किसमें याद रखनी है, अनुच्छेद 23 के अंदर, ठीक है ना। और भी इसके अलावा भी चलती है, जैसे कि डामरिया प्रथा चलती थी, ये अपने राजस्थान में थी। उसके अलावा एक पासवान नाम से प्रथा थी कि जैसे कि राजकुमारी का विवाह हुआ, उसके साथ दासियां जाती थी और कुछ दासियां क्या है कि पत्नियों के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी, तो वो पासवान कहलाती थी। इन सभी का क्या अंत क्या किया गया, अनुच्छेद 23 में किया गया। तो इसके लिए एक अनुच्छेद बना दिया गया जिसे कहते हैं हम अधिनियम है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। ये एक अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के अंदर ये प्रावधान कर दिया गया कि इस तरह से यदि कोई किसी से कार्य करवाता है तो वो सारे के सारे के दंडात्मक अपराध होंगे, ठीक है ना। 1976 में ये बनाया गया और इसी संबंधित हमने पीछे भी जब हम पढ़ रहे थे अस्पृश्यता के संबंध में, तो वहां पे भी हमने देखा था कि वहां पे भी एक अस्पृश्यता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1976 में। जब वो बनाया गया उसी के वक्त ये भी बनाया गया था कि बंधुआ मजदूरी का क्या किया जा रहा है, अंत किया जा रहा है। तो इसके अंदर हमें जो मुख्य रूप से विषय जो याद रखना वो याद रखने हैं बेगार प्रथा, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, वेश्यावृत्ति, देवदासी और दासी प्रथा और ये सांगड़ी, डामरिया और जो पासवान ये इत्यादि सभी का क्या किया गया, अंत किया गया किसके अंदर, अनुच्छेद 23 के अंदर। उसके बाद है साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर अगला अनुच्छेद 24वां। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम का अंत। बाल श्रम का क्या किए जा रहे हैं, अंत किए जा रहे हैं। कब तक, कहता है कि 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। ये बात कौन बताता हमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 24 कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है, किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और एक चीज हमने पीछे भी पढ़ी है, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अनुच्छेद 21A इसके अंदर हमने पढ़ा था RTE राइट टू एजुकेशन, उसके अंदर ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। ये बाद में दिया गया जबकि 86 में संविधान संशोधन है सन 2002 में दिया गया, लेकिन 14 वर्ष तक के बच्चों को मूल अधिकार के अंदर ये दिया गया शिक्षा का अधिकार है। तो यहां पर ये बात रखी गई कि 14 वर्ष तक के बच्चों से कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा और खास करके क्या है, कोई खतरनाक कार्य। अब इसके अलावा जब होता है क्या है कि जब राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक इकाइयां हैं या कोई कारखाने हैं उनको जब परमिशन दी जाती है, उनके पत्र दी जाते हैं, तो उसके अंदर भी ये लाइन मेंशन की जाती है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आप अपने यहाँ पे कारखाने इत्यादि में कार्य पे नहीं रखेंगे। तो हमें ये याद रखना अनुच्छेद 14 में क्या है, बाल श्रम का क्या है, अंत है। और इसे किसके द्वारा किया गया है, इसके लिए बनाया गया साथियों बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986 ये बनाया गया और इसके द्वारा इसका क्या कर दिया गया,
अंत कर दिया गया। तो ये है अपना तीसरा साथियों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अंदर मात्र दो ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 23 है वो बंधुआ, बेगार प्रथा और ये वेश्यावृत्ति, देवदासी, दासी प्रथा, इन सभी का क्या करता है, अंत करता है। और अनुच्छेद 24 क्या करता है, बाल श्रम का क्या करता है, अंत करता है कि बच्चों से 14 वर्ष तक के बच्चों से हम काम नहीं करवाएंगे, कोई भी खतरनाक कार्य। उसके बाद साथियों पढ़ते हैं चौथा जो अपना मौलिक अधिकार है। चौथा जो अपना साथियों मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भी हमें धर्म के प्रति भी या धर्म के बारे में भी कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, वो हमारा क्या चौथा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन साथियों संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में हमने शोषण में देख लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है, 25 से 28 तक क्या इसका वर्णन है। अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या बातें कही गई है, जो धार्मिक हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण कहने से तात्पर्य है कि मन से, दिल से उसकी आपको स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है कि आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं अपने अंतःकरण से, आप उसका पालन कर सकते हैं, आप उसका पालन कर सकते हैं और उसका क्या है, आप प्रचार कर सकते हैं। अंतःकरण से आप किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता किसमें, अनुच्छेद 25 के अंदर है। इसकी दो व्याख्याएं हो रही साथियों इसी के अंदर, दो व्याख्याएं इसकी और है। पहली इसकी व्याख्या क्या है, ये कहता है कि सिख धर्म के अंदर कृपाण कहना मतलब तलवार, सिख धर्म के अंदर कृपाण रखने की स्वीकृति होगी, वो कृपाण धारण कर सकते हैं और उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये उनके धर्म का एक अंग समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, अंग। सिख धर्म के अंदर कृपाण रखना, उसे धारण करना और उसे अपने साथ लेके जाना, ये उनके धर्म का क्या समझा जाएगा, अंग समझा जाएगा। ये बात हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है, जो कि हमें एक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है, इसमें ये बात कही गई है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो अन्य है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, उन सभी के लिए भी ये स्वतंत्रताएं हैं। जो स्वतंत्रताएं हिंदू धर्म को दी गई हैं, सिख धर्म को दी गई हैं, वही स्वतंत्रताएं तो जैनी है, बोधी है, पारसी है, उनको भी दी जाती है। ये बात किसमें है साथियों, अनुच्छेद 25 के अंदर हमें दी गई है। अनुच्छेद 26 क्या कहते हैं कि धर्मार्थ के प्रयोजन संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं, वह उनका प्रबंधन
व प्रशासन किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये कहने से तात्पर्य है कि सीधी याद रखो कि अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि धर्म के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए या धर्मार्थ के प्रयोजन है जो संस्थाएं हैं वो स्थापित हो सकती हैं, उनका प्रशासन और उनका प्रबंधन वो कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें किसमें है? अनुच्छेद 26 में है। इसी के अंदर एक बात और कही गई है कि धर्म हेतु पैसा अर्जन किया जा सकता है। तीसरी बात, संपत्ति बनाई जा सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि संपत्ति पर विधि के अनुसार प्रबंधन किया जा सकता है, प्रबंधन किया जा सकता है। भी यदि समरी में बात याद रखें तो ये अनुच्छेद 26 में क्या कहते हैं? ये कहता है कि जो लोग धर्म को मानने वाले हैं वो क्या है, अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए पैसा चंदा इत्यादि इकट्ठा कर सकते हैं, संपत्ति जोड़ सकते हैं, लेकिन उस संपत्ति के ऊपर जो प्रबंधन होगा वो विधि के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, उनकी खुद के अनुसार नहीं होगा। तो ये बात हमें कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 26। 25 हमें कहता है कि आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं और 26 कहता है कि आप अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन और प्रशासन कर सकते हैं। इसके अंदर अनुच्छेद 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि धर्म के लिए या दिए गए चंदे या कह सकते हैं दान, भी धर्म के लिए गए चंदे या कह सकते हैं दान जो हम लेते हैं देते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वासी जगत में कहीं भी जाते हैं तो वहां पे जो चंदा देते हैं या दान देते हैं, ठीक है ना, या बेटा जो देते हैं उसके ऊपर दिए गए चंदे या दान पर कर नहीं लगाया जाएगा। भी जो धार्मिक स्थलों के ऊपर है जो चंदा इकट्ठा होगा, आएगा या जाएगा, जो व्यय होगा उसके ऊपर किसी प्रकार का कर नहीं होगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 27 के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है ना। भी हमें धार्मिक स्वतंत्रता रूप में 4 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। नंबर 25 हमने पढ़ी कि धर्म को स्वीकार करने की, नंबर 26 हमने पढ़ी संस्थाएं स्थापित करने और संचालन करने की, और नंबर 27 है जो अनुच्छेद 27 है वो क्या बताता है हमें कि जो चंदा और दान होगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। 28 अनुच्छेद 28 जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है वो क्या कहते हैं? अनुच्छेद 28 ये हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न करने की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता देता है। कैसे देता है? भाई आपकी इच्छा है कि आप वो धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करें या ना करें, इसलिए स्वतंत्र है। इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। नंबर 1 बात है कि राज्य निधि द्वारा पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। भी जो राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित जो संस्थाएं हैं, कहने का मतलब जो सरकारी संस्थान है, सरकारी स्कूल है या सरकारी कॉलेज है, उनके अंदर धार्मिक शिक्षा देना बैन है, प्रतिबंधित है। ये बात हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 28 बताता है। इसी के अंदर दूसरी बात एक और कही गई है। वो क्या कही गई है कि ऐसी संस्थाएं जिनका प्रबंधन राज्य द्वारा होता है, परंतु जिनकी स्थापना किसी न्यास या कह सकते हैं विन्यास द्वारा की गई है। ये न्यास और विन्यास क्या चीज है? इसे हम ज्यादातर शब्दों से जानते हैं, जैसे इसे कह सकते हैं हम ट्रस्ट। ये हम सुनते आते हैं शब्द भी, ट्रस्ट के द्वारा की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी कोई संस्था है जिनका प्रबंधन तो राज्य सरकार कर रही है, लेकिन जिसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई है, उसके अंदर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, अनुमति तो है, लेकिन ग्रहण करने वाले पे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसे यह स्वतंत्रता है कि वो ग्रहण करे अथवा न करे। ये हमें क्या है? अनुच्छेद 28 के अंदर है। लेकिन इसके अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नंबर है, वो हमें याद रखना है कि राज्य निधि के द्वारा जो संपूर्ण रूप से जो पोषित जो संस्थाएं होती हैं, उनके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये बात हमें कौन कह रहे हैं? अनुच्छेद 28 बताता है। उसके बाद है साथियों अपना 5वां मौलिक अधिकार। 5वां जो मौलिक अधिकार है वो करते हैं हम आगे। पांचवा मौलिक अधिकार है अपना संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और इसका वर्णन हमें मिलता है संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 तक। 29 से 30 तक भी 2 अनुच्छेद इससे संबंधित हमें मिलते हैं। धार्मिक वाले से संबंधित हमें कितने मिले? 4, और शोषण के विरुद्ध वाले में से कितने थे? 2। ठीक है ना, 23 और 24, उसमें 25 से 28, और इसमें क्या उससे आगे का पार्ट है 29 और 30। तो इसमें भी 2 है, एक तो अनुच्छेद है 29 और एक हम पढ़ते हैं अनुच्छेद है 30। अब ये दोनों किसके बारे में? अनुच्छेद जो 29 है ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार। भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा, उनके हितों को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। अब यहां पे अल्पसंख्यक साथियों 2 टाइप से लिए गए हैं, 2 प्रकार से अल्पसंख्यक लिए गए हैं। पहला जो टाइप से अल्पसंख्यक लिए गए हैं वो लिए गए हैं जो लोग हैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, धार्मिक रूप से क्या है? अल्पसंख्यक है। और दूसरे लिए गए हैं वो लोग हैं जो भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है। एक तो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है और दूसरे भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है। इसके अंदर मोटी मोटी 2 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 बात ये बताई गई है कि इन लोगों को अपनी भाषा
अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, इन सभी का संरक्षण करने का अधिकार है। किनको? अल्पसंख्यक वर्ग को। दूसरी बात कही है कि राज्य इनके साथ भाषा, लिंग, जाति इत्यादि के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना, ये दो बड़ी बड़ी इसमें बातें हैं। हमें ये याद रखना है कि अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अनुच्छेद 29 से संबंधित है। अनुच्छेद 30 भी हमें क्या है? संस्कृति शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ते हैं। और इसमें क्या बात कही गई है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 क्या कहते हैं? अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं स्थापित करने व प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। भी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया गया, एक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और ये किसमें की गई है? अनुच्छेद 30 में की गई है। हम पढ़ रहे हैं पांचवा मौलिक अधिकार, जो क्या किससे संबंधित है? संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ये अनुच्छेद 29 हमने पढ़ा, वो पढ़ा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए। भी जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी जो वर्ग है उनके जो हित हैं उनका कहीं पे भी कोई हनन ना हो, उससे संबंधित उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जिसके अंदर हमने देखा कि वो भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। 30 के अंदर क्या चीज है? 30 के अंदर वो अगला स्टेप है कि वो क्या है अनुच्छेद 30 में, कि वो अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन और प्रशासन कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये चीज ध्यान रखने वाली है कि अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है ना, एक प्रश्न भी एक पूछा गया है, कमेंट के अंदर पूछा गया था कि यदि इस तरह से कोई भाषा का व्यक्ति है और वो दूसरी स्टेट के अंदर यदि स्कूल खोलना चाहे तो उसको कौन सी स्वतंत्रता का, यदि मना कर दे तो कौन सी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि यदि वो भाषा है या वो धार्मिक रूप से वो अल्पसंख्यक है, यदि वो धार्मिक या भाषिक रूप से अल्पसंख्यक है और वो इस तरह से यदि कोई कार्य करता है, संस्था खोलता है और उसको संस्था खोलने के लिए मना किया जाता है, तो वो अनुच्छेद 30 जिसे हम कह सकते हैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। और वो इसके लिए एक न्यायिक चुनौती दे सकता है। ठीक है, लेकिन यदि वो सामान्य है तो उस स्थिति के अंदर उसके क्या स्वतंत्रता के अधिकार, जिसे हम पढ़ा था हमने 19(1)(6) में, उसका क्या होता है? हनन होता है। उसकी रोजगार इत्यादि पे, व्यवसाय आदि पे उसकी स्वतंत्रता, उसका हनन किया जा रहा है। तो इसके अंदर एक चीज हो रहा है साथियों कि जो इस तरह की जो अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। पहली संस्था तो वो जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है और जो राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त भी होती है। पहली प्रकार की संस्था कौन सी होगी? जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। नंबर दूसरे प्रकार की संस्था वो जो कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, ये आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, ये दूसरे टाइप की है। तीसरी होती है कि क्या पढ़ रहे हैं हम? अल्पसंख्यक जो संस्थाएं वो कितने प्रकार की हैं? 3 टाइप की हैं। तीसरी प्रकार की है जो राज्य द्वारा ना तो मान्यता प्राप्त होती है और ना ही
आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, ना तो मान्यता प्राप्त और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है कि ये जो दो प्रकार की जो संस्थाएं हैं, पहली और दूसरी, पहली जो मान्यता प्राप्त भी है और आर्थिक सहायता प्राप्त भी है, और दूसरी जो मान्यता प्राप्त है लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है, इनके अंदर जो शिक्षण होगा वो राज्य विधि के अनुसार होगा। कैसे? जो स्टाफ होगा वो राज्य विधि के अनुसार होगा, जो पाठ्यक्रम होगा वो भी राज्य विधि के अनुसार होगा, और जो शैक्षिक मापदंड होंगे या कह सकते हैं जो शैक्षिक जो मानक होंगे वो भी राज्य विधि के अनुसार ही होंगे। लेकिन इस तीसरी जो संस्था है, जो प्रकार है, इसे इस चीज से क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। ये दोनों ही स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षिक मापदंड, ये सभी चीजें इन दो प्रकार की संस्थाओं पे है। कहने का मतलब अल्पसंख्यक संस्थाएं तीन प्रकार की। अब हमने दो पढ़ी हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, जो कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। अल्पसंख्यक वर्ग पहला 29 जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, और जो 30 है वो उनको उनकी संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। आगे चलते हैं मित्रों, इससे अगला हमने देखते हैं कि हमने 30 कर लिए। 30 के बाद यदि अनुच्छेद 31 हम देखते हैं, अनुच्छेद 31 हमने प्रारंभ करने से जो स्टार्टिंग की थी तभी हमने बात की थी कि अनुच्छेद जो 31 था वो संपत्ति का अधिकार था, और इसका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसीलिए तो पहले 7 थे और अब कितने हैं? वर्तमान में अपने पास 6 है। संपत्ति के अधिकार का हमने पढ़ा था, क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के अंदर अंत कर दिया गया था। और वर्तमान में ये क्या है? अनुच्छेद 300 के तहत एक क्या है? कानूनी कह लो या कह लो एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है। और संविधान में भाग 12 के अध्याय 4 में से जोड़ा गया है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 300 बना दिया। अभी कानूनी अधिकार के अंदर और मौलिक अधिकार के अंदर है अंतर क्या है कि यदि इसको अधिकार को भी बना दिया, लेकिन अंतर क्या? अंतर सिर्फ यह है कि मौलिक अधिकारों को लेके हमें क्या कहते हैं कि न्यायालय में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, और जो न्यायालय है उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा का और न्यायिक पुनर्वचन का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन इसके ऊपर वो चीजें लागू नहीं होती, ठीक है ना। इसकी न्यायिक समीक्षा की वो जरूरत नहीं समझता, इसकी गारंटी नहीं देता। तो इस तरह से अनुच्छेद 31 इसमें नहीं है। आगे आता है जो अपना छठा और अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो है साथियों छठा, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें एक ही अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, और मौलिक अधिकारों के अंदर यह सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद है 32। अनुच्छेद 32 क्या है? इसमें पहले तो मोटी मोटी बातें क्या कही गई? ये कहता है कि संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी घोषणा बेशक कर दी गई भी। हमें समता का अधिकार दे दिया, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दे दिया। ये सारी की सारी जो घोषणाएं की गई हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो घोषणाएं हैं ये तब तक तर्कहीन है, ये तब तक शक्तिहीन है, या कह सकते हैं ये तब तक अर्थहीन है जब तक इनको लागू करने के लिए कोई सशक्त या कोई स्ट्रॉन्ग मशीनरी ना हो। कहने का मतलब इनको लागू करने के लिए, किनको लागू करने के लिए?
मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई सशक्त मशीनरी ना हो, तब तक ये सारी घोषणाएं क्या है, तर्कहीन होंगी, शक्तिहीन होंगी और अर्थहीन होंगी, इनका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो फिर ये मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है, सशक्त चीज बनाई गई है, वो बनाया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। लागू करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। ऑब्जेक्टिव टाइप यदि प्रश्न आ जाता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है या मौलिक अधिकार लागू किए जाते हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य के द्वारा या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। सारे की सारी प्रकार की जो शक्तियां हैं ये इनके पास हैं, चाहे वो न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने की सुरक्षा, इनकी गारंटी प्रदान करने की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा करने की जो शक्तियां हैं वो सभी इनके पास है। ठीक है जी। अब आती बात इससे आगे वाली, इसी के अंदर संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जो सबसे पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो इन्होंने संपूर्ण संविधान के जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के अंदर से अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। ये अनुच्छेद 32 क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये बात इन्होंने की डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा की गई है, तो ये याद रख सकते हैं। और यदि सीधा 32 ना हो तो ये तो इसका नाम है कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के द्वारा कौन से अनुच्छेद को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया, तो अपना उत्तर अनुच्छेद 32 है। लेकिन कौन से मौलिक अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, तो अपना उत्तर होगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इन्होंने कहा है, कथन इनका, संविधान में अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह संविधान का हृदय व आत्मा है। क्या कहा है कि यह भी बात कही है कि अनुच्छेद 32 के बिना, अनुच्छेद 32 के बिना जो संविधान है वो तर्क विहीन है। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 32 ही संविधान की आत्मा और क्या है? हृदय है। अब अनुच्छेद 32 है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये बात आती है, प्रश्न आए कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, तो हमारा उत्तर होगा हृदय व आत्मा। किसकी हृदय व आत्मा? संविधान की हृदय और आत्मा। प्रश्न आ जाए कि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की हृदय व आत्मा किसे कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और यदि अनुच्छेदों में पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 32 को। लेकिन प्रश्न यदि ऐसे होता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है साथियों प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को पूछ रही है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा किसने है, तो वो कहा है साथियों ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान, ये प्रस्तावना शुरू में संविधान में चलती है, हम भारत के लोग, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुंशी जी के द्वारा, डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के इनको उपाधियां दी गई है प्रस्तावना को। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं
कि हमें ये याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है उसे संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने। आगे इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर प्रावधान क्या है, भी क्या प्रावधान किया गया है संविधान निर्माताओं के द्वारा। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बना देती है जो किसी न किसी रूप से आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह संसद के द्वारा बनाए गए उन कानूनों की या उन विधियों की क्या करें? समीक्षा करें। क्या करें? न्यायिक समीक्षा करें। और यदि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि ये जो कानून बना है ये नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो ऐसे बनाए गए कानूनों को क्या ठहराए? अवैध ठहराए। क्या ठहराती है? अवैध। ये अधिकार उच्च न्यायालय को भी है, जिसे हम हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और वो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत ये कार्य करता है। लेकिन मौलिक अधिकारों पर कार्य करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को और इसी तरह से हाई कोर्ट को 226 के तहत। अब आती है बात आगे कि इस तरह से यदि कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जो कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार रखता है। पांच प्रकार की रिट जारी करने का क्या रखता है? अधिकार रखता है। अब 5 प्रकार की रिट, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करने का अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय की भी है। लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए ही जो उच्चतम न्यायालय है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य जो प्रकरण होते हैं उनसे संबंधित भी रिट जारी कर सकता है। और रिट ये शब्द क्या है? रिट अपने सुनते हैं, अच्छा इसे आप रीट मत समझ लेना, रीट एग्जाम जो अध्यापक वो नहीं, रिट। तो रिट क्या है? इसे हम कह सकते हैं एक कानूनी आदेश पत्र या कह सकते हैं लेख। ठीक है, भी एक कानूनी आदेश पत्र होता है, लेख होता है, जिसे क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, अब कौन कौन सी, थोड़ा थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं। पहले प्रकार की जो रिट होती है साथियों, या लेख कह लो से, जो पहले प्रकार का है वो होता है, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये ध्यान से सुनिएगा, और क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर पेश करें। शरीर पेश करें। ये इस प्रकार की न्यायालय तभी जारी करता है जब वो ये आदेश देना हो उसे कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बनाया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाए? पेश किया जाए, न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, और उसे बंदी बनाने का जो कारण है, बंदी बनाने का जो कारण है वो भी क्या है? स्पष्ट किया जाए। बंदी बनाने का कारण, ये बात किसमें कही गई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो
प्रथम प्रकार की जो रिट है उसमें कही गई है। अब देखिए यहां पर एक मौलिक सी बात समझने वाली है कि हमने ये चीज देखी कि अनुच्छेद हमने 20 भी पढ़ा, अनुच्छेद हमने 22 भी पढ़ा। अनुच्छेद 20 के अंदर हमने देखा कि दोष सिद्धि के संबंध में था, वो जो स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा, दोष सिद्धि के संबंध में, तो मतलब 3 प्रकार की वहां पे भी स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 22 हमने पढ़ा, वहां पे गिरफ्तारी के संबंध में पढ़ा, वहां पे भी 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई थी, भी कारण बताना होगा आपको। ठीक है, और उसके अलावा वकील करने का अधिकार होगा, ऐसी स्वतंत्र। तो ये जो सारी चीजें जो बनी हैं, अब यहाँ पे ये बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32 में जो बना है, ये सारे के सारे जो चीजें बनाई गई हैं संविधान सभा के द्वारा, ये अतीत की जो घटनाएं हैं उनके जो परिणाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश काल का जब राज था तो उन्होंने ऐसे कानून बना दिए, ना अपील, ना दलील, ना वकील, तो ऐसा कोई आगे परिणाम हमारे सामने ना आए, तो हमें इस प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए कि हम अपनी बात जान सकते हैं कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कारण क्या है, सजा एक ही होगी, वकील कर सकते हैं, गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो ये बातें हमने अनुच्छेद 20 और 22 में पढ़ी थी। और इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण में वही चीज है कि 24 घंटे में व्यक्ति को क्या करना है, पेश करना है। उसके बाद है नेक्स्ट जो इसके अंदर है दूसरे प्रकार का, वो है परमादेश। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब ये किनके द्वारा जारी किया जाता है, ये साथियों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है या रिट जारी की जाती है। किनको की जाती है, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको जारी की जाती है, और जो सार्वजनिक जो कर्मचारी हैं उनको ये जारी की जाती है। किस संबंध में ये जारी की जाती है, जब वो व्यक्ति या अधीनस्थ न्यायालय अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा होता, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा होता, या वो अपने कार्य को ढंग से नहीं कर रहा होता या लापरवाही दिखाता है, तब ये क्या है, परमादेश नाम से ये रिट जारी करने का अधिकार न्यायालय को है। लेकिन यहां पे ये बात याद रखनी है कि किनके खिलाफ या किनके प्रति ये रिट जारी नहीं की जा सकती। भी जारी की जा सकती है तो हमें पता चल गया कि परमादेश जारी की जा सकती है कि हम आदेश देते हैं, और आदेश के अंदर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, अधीनस्थ न्यायालय अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है, तो उनको सचेत करने के लिए, कर्तव्य पालन करवाने के लिए यह आदेश है या रिट जारी की जाती है, ये लेख जारी किया जाता है। लेकिन किनको नहीं की जा सकती, तो साथियों ये राष्ट्रपति को नहीं की जा सकती। नंबर 2, ये राज्यपाल को नहीं की जा सकती। नंबर 3, ये हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो न्यायाधीश हैं उनको नहीं की जा सकती। भी हम राष्ट्रपति को लिख के उनको कर्तव्य बोध याद नहीं दिलवाएंगे, राज्यपाल को न्यायालय लिख के याद नहीं दिलवाएगा, क्योंकि ये सर्वोच्च है। तो ये साथियों दूसरे प्रकार की रिट। तीसरे प्रकार की जो है, तीसरे प्रकार की जो रिट है वो है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना या कह सकते हैं रोकना। ये रिट भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, और उनको ये कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो निम्न जो अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं वो इस प्रकार के केस की कार्रवाई शुरू कर देते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। तो इसके लिए क्या है, उनको कहा जाता है कि आप इस मामले की कार्रवाई रोकें।
ठीक है ना। अभी इस मामले की कार्रवाई आप क्या कर दें, रोक दें। तो इसलिए क्या है, इस नाम से, ये प्रतिषेध के नाम से ये रिट जारी की जाती है। चौथे प्रकार की जो की जाती है साथियों, वो की जाती है उत्प्रेषण। किसके नाम से, उत्प्रेषण के नाम से रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। और इस उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होता है सूचना भेजें, सूचना भेजें या सूचना दें। तो ये भी रिट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके द्वारा अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको जारी की जाती है। और इसमें यह कहा जाता है कि किसी मामले से संबंधित भी कोई फलाना कोई भी XYZ मामला, उस मामले से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है, जो संपूर्ण जो जानकारी है, या कह लें कि जो सूचना है, वो सूचनाएं आप हमें प्रेषित कीजिए। ठीक है ना। तो ये किससे संबंधित है, सूचनाओं से संबंधित, जानकारी से संबंधित, और कौन सा, उत्प्रेषण। ये इस प्रकार की रिट। पांचवी और अंतिम जो प्रकार की जो रिट है वो है साथियों अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपको क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार है, या कह सकते हैं कि आपको क्या हक है। तो इस प्रकार की जो रिट है साथियों, वो भी न्यायालय के द्वारा अपने प्राधिकारियों को, प्राधिकारी करने का मतलब जो आदेश अधिकारी है, उनको जारी की जाती है। और उनको जारी कब की जाती है, जब वे लोग अपने संवैधानिक क्षेत्र से बाहर निकलकर कोई कार्य कर रहे होते हैं, बाहर निकलकर कार्य करते हैं, तब उनको अधिकार परीक्षा नाम से रिट जारी की जाती है। ठीक है ना। भी उनको ये लिखा जाता है कि आपका ये तो ये संवैधानिक दायरा नहीं है, और आप अपने संवैधानिक दायरे के अंदर रह के कार्य नहीं कर रहे, तो आपको क्या अधिकार है ये कार्य करने का, भी जब आपके ये दायरे में नहीं आ रहा। तो उनको ये याद दिलाने के लिए क्या है, ये रिट जारी की जाती है। तो यहां पर साथियों अपने पूर्ण होते हैं ये मौलिक अधिकार अपने 6 अपने। ठीक है ना, अब तक 6 पढ़े, अनुच्छेद 32 पे लास्ट अंतिम है। लेकिन हम ये एक चीज और देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखी, और वो चीज हमने क्या देखी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन 32 से क्या है, 35 तक है, सॉरी 12 से 35 तक है। और अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा देख ली। अनुच्छेद 13 के अंदर हमने मूल अधिकारों से जो असंगत विधियां और अल्पीकरण उनके बारे में जानकारी ली। और जो मूल रूप से जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं और 32 पे आगे खत्म होते हैं, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने भी किया है। लेकिन अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये किससे संबंधित है, ये थोड़ा एक एक लाइन में इनके बारे में जानकारी देते हैं। भी अनुच्छेद 33 ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 33 साथियों, अनुच्छेद 33 संसद को ये अधिकार देता है, क्या अधिकार देता है कि जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल या कह लो कि अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, या खुफिया एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, इनसे संबंधित कानून बनाए। और कानून क्या बनाए कि इनके मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने को
सिंपल सी बात सुनिए कि संसद अनुच्छेद जो 33 है वो संसद को एक शक्ति देता है कि इन लोगों जैसे शस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, खुफिया एजेंसी है या जो अन्य सैन्य है, उनके लिए उनकी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या उनको छोटा करने के लिए क्या बनाए, कानून बनाने की उनको स्वतंत्रता है। किसको? संसद को। लेकिन इनको प्रतिबंधित मतलब कानून मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि इनके अंदर अनुशासन पैदा करना। क्या पैदा करना? अनुशासन पैदा करना कि ये डिसिप्लिन में रहे। मान लो क्योंकि फौजी है या आर्मी है तो वो कह दे कि नहीं जी घूमना फिरना मेरा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 31 के तहत मेरे को सोने का अधिकार है, तो फिर वहां पे व्यवस्थाएं खराब न हो, इनके लिए क्या है, ये एक व्यवस्था की गई है संसद के लिए कि इनके लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि अनुच्छेद 33 के अंदर जो बनाए गए जो कानून है वो न्यायिक समीक्षा उनकी नहीं होगी, या कह सकते हो कि उनको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है ना? किसके लिए? शस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, इनके लिए बहुत से अधिनियम भी बने हैं, जैसे कि नौसेना अधिनियम बना है 1950, उसके अंदर भी यही प्रावधान है। वायुसेना अधिनियम बना है 1950, उसमें भी इनके मापदंड है। उसके अलावा एक बीएसएफ जिसे हम सीमा सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं, बीएसएफ एक अधिनियम है 1966, वो भी इसी चीज से संबंधित है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 33 साथियों किससे संबंधित है? इन अर्धसैनिक, सैनिक बल, खुफिया एजेंसी, इनके मौलिक अधिकारों को छोटा करने या प्रतिबंधित करने की शक्तियां किसे दी गई हैं? संसद को दी गई हैं। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन स्थापित किया जाए इनके अंदर। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 34 है साथियों, अनुच्छेद 34 ये साथियों संबंधित है मार्शल लॉ और मूल अधिकारों से। मार्शल लॉ और मूल अधिकार। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य अधिनियम या कह सकते हैं सैन्य शासन, ये दोनों बातें। ठीक है? फिर ऐसी स्थिति यदि देश में कहीं भी व्याप्त हो जाती है कि दंगों की स्थिति आ जाती है या युद्ध की स्थिति आ जाती है तो उस क्षेत्र में क्या लगाया जा सकता है? मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। और जब ये मार्शल लॉ लगेगा तो वहां के क्षेत्र पर जो लोग हैं उनके मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? स्थगित हो जाएंगे। मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? स्थगित हो जाएंगे। ठीक है? मतलब बैन हो जाएंगे एक समय के लिए। तो जो मानवाधिकार है वो भी कई बार इसका विरोध करता रहता है कि जो अनुच्छेद 34 है ये क्या है? गलत है। कौन करता रहता है? मानवाधिकार। तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद जो 34 है वो मार्शल लॉ और मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है? तो उसके बाद है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 साथियों संसद को शक्ति प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है किसके संबंध में? किसके संबंध में? भी भाग 3 के अंदर है। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें से जो विशेष जो मौलिक अधिकार है, कहने का मतलब जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, जैसे अनुच्छेद 16, 17, 23, 32, उनको और भी ज्यादा सशक्त करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए आपको कानून बनाने का क्या है? अधिकार है। ठीक है ना? तो ये बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 35 में कही गई है।
भी संसद को एक शक्ति दी जाती है कि वो भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से कुछ विशेष मौलिक अधिकारों पर कानून बना सकती है और उनको और भी ज्यादा प्रभावी ताकतवर कर सकती है। तो साथियों, ये है मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और अनुच्छेद 35 पे जिनका समाप्त होता है। आपको आशा करता हूं आपको सभी को समझ आए होंगे और याद हुए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।